वाले लेक्चर में था सुबह। यस सर था। यस सर। मॉर्निंग लेक्चर में मैंने बताया था ना, देयर वाज टू assumptions, two statement was given by Planck. So the first one already told that it is quantized, okay, have certain discrete value. यस सर, फर्स्ट तो बताया ठीक हो सर। गया। सेकंड स्टेटमेंट क्या था? एनीवन? रिद्धि Yes, sir. देयर? हाँ The रिद्धि बता। the oscillators absorb or emits. ऑसिलेटर। Hmm? हाँ बेटा दोबारा बोलो, मैंने आवाज। mic on. Sorry. The oscillator absorbs or emit energy in the form of the packets. The energy difference between initial and final position is equal to E2 minus E1 is equals to H nu. ठीक है, जो आपका इनिशियल और फाइनल जो हमारी रहती हैं पोजीशन किसी पार्टिकल की, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट, उनमें जो एनर्जी रिलीज होगी या जो एनर्जी डिफरेंस है वो भी क्या होता है? हमेशा क्वांटाइज्ड। यानी दो एनर्जी। सर वॉइस स्लो आ रही है सर आपकी। वॉइस क्लियर नहीं आ रही? सर Sir, बीच बीच में चली जाती है। अच्छा, अभी ठीक है। यस सर, अभी तो ठीक आ रही है। चलो, तो ये था हमारा आपका प्लैंक हाइपोथेसिस। उसके बाद हमने प्लैंक के इस दो जो स्टेटमेंट थे उसके बेस में प्लैंक रेडिएशन फार्मूला हम लेकर आए थे। ठीक, तो प्लैंक रेडिएशन फार्मूला कौन बताएगा? हमने क्या उसमें क्या क्या चीज़ें ली थी? तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ एक बार, हम उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, प्लैंक ने जब दिया था, ठीक है, उसने हाइपोथेसिस दी, उसके बाद क्या करा उसने? उसने कुछ स्टेटमेंट लिए थे, ठीक है, उन स्टेटमेंट्स में उसने कहा था कि उसने टोटल नंबर ऑफ एनर्जीज निकाली थी किसी ऑसिलेटर की, है ना? क्या निकाली? टोटल नंबर ऑफ एनर्जीज। फिर टोटल नंबर ऑफ एनर्जीज और टोटल नंबर ऑफ एटम्स और द टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। उसके बाद फिर डेरिवेशन हमारा स्टार्ट हुआ था। तो हमने वहाँ पर एक मैक्सवेल बोल्ट्जमैन फार्मूला यूज किया था। ठीक है, तो क्या फार्मूला था भाई, कोई बताएगा मुझे? मैक्सवेल बोल्ट्जमैन फार्मूला। n equals to n naught e की पावर माइनस h म्यू अपॉन के टी n equals to n naught e to the power माइनस एन एच म्यू अपन के माइनस डी। एन एच म्यू। kt। ठीक है, जनरलाइज्ड है। अगर n nth लेवल के लिए बात करूंगा तो मैं यहाँ क्या यूज कर लेता हूँ? n। ठीक, माइनस एन एच म्यू ओवर kt, ये फॉर्मूला हमारे पास। उसके बाद हमने टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकाले थे पूरे सिस्टम में, n इक्वल्स टू n नॉट प्लस n वन प्लस n टू प्लस n थ्री, इस तरीके से। ठीक, और इसी तरीके से टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम निकाली थी, इक्वल्स टू n ई वन ई नॉट प्लस ई वन प्लस ई टू, इस तरीके से निकाली थी। और हमें फाइनली प्लैंक रेडिएशन फार्मूला मिला था। क्या था फार्मूला, किसी को याद है? इसमें एनर्जी डेंसिटी यू लैम्डा या यू न्यू डी न्यू आई थी। क्या थी? 8 8 पाई एच म्यू क्यूब अपॉन म्यू क्यूब ओवर, सी सी क्यूब। और साथ में मल्टीप्लाई में क्या था? 1 माइनस 1 1 अपॉन वन अपॉन सी एच म्यू अपॉन के टी माइनस 1। सी ओवर के टी। ठीक है बच्चे, यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, sir. यस सर। अब इसके बाद फिर हमने करा था किसकी टर्म में? वेवलेंथ की टर्म में। यही करा था ना? Yes, sir. वेवलेंथ के लिए हमने न्यू इक्वल्स टू क्या रखा था? सी अपॉन लैम्डा, ये रखा था। और उसके बाद ये फॉर्मूला हमारा चेंज हो गया था। इट्स 8 पाई एच सी ओवर लैम्डा टू द पावर 5 1 अपॉन ई टू द पावर समथिंग हमारे पास आया था। और इसके बाद हमने इस लॉ को देखा, क्या ये दोनों वेवलेंथ यानी हायर और शॉर्टर दोनों वेवलेंथ में ट्रू है या नहीं है, यानी रेले जीन्स लॉ और वीन्स लॉ इसके साथ एप्लीकेबल है या नहीं। तो हमने देखा कि ये दोनों ही लॉज इससे क्या हो रहे थे? सेटिस्फाई हो रहे थे। तो यहाँ से एक चीज हमें पता लगी कि जो प्लैंक रेडिएशन फार्मूला है, ये कंप्लीट जो ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम है इसको क्या करता है? ये सेटिस्फाई करता है, इस तरीके से। ठीक है, अगर मैं इसे बढ़िया सा डायग्राम बनाऊं तो हम इसे देख सकते हैं। इस तरीके से हमारे पास क्या था? यू लैम्डा डी लैम्डा इधर था और आपका लैम्डा की वैल्यू इधर थी। तो ये फॉर्मूला इस तरीके से कर्व हमारे बन रहे थे। ठीक हो गया? इस तरीके। तो ये चीज़ थी हमारी किसकी?
जो हमारे पास आया तुम्हारा प्लैंक रेडिएशन फार्मूला, और उसने कंप्लीट आपके कर्व को सेटिस्फाई कर दिया, हायर वेवलेंथ पे भी लोअर वेवलेंथ। यानी इसका मतलब जो बहुत ज़बरदस्त आइडिया क्या दिया था प्लैंक ने, कि उसने क्या बोला कि जो रेडिएशन है अब वो एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में चलता है, एच एन हो सकता है या 2H हो सकता है या NH। यानी उसने क्या करा, जो वैल्यू अभी तक क्या थी हमारे पास, वेव थी, प्लैंक ने बोल दिया कि वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करेगी, और इस पार्टिकल की जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, H। यानी यहाँ से कॉन्सेप्ट पड़ा वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। अब तुम में से मुझे कौन बताएगा, चलो मैं नाम बोलता हूँ, वो मुझे बताएगा, दिवेश। हाँ दिवेश, आ रही मेरी आवाज? यस सर। हाँ दिवेश, एक बात बताओ, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, यहाँ पर हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं, वेव के पास पार्टिकल नेचर हो सकता है, ये बताया किसने, प्लैंक ने। पार्टिकल के पास वेव नेचर हो सकता है, जो अभी हम तो किसी भी फिजिकल एंटिटी को मैं पार्टिकल कब कहूँगा, क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए किसी भी फिजिकल एंटिटी को, मुझे अगर पार्टिकल कहना है, पार्टिकल के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? नहीं पता? हाँ बेटे, सर कुछ मास होगा उसका। उसके पास क्या होगा? मास। मास। पार्टिकल का अपना क्या होता है, एक मास होगा। गुड। और मुझे कौन बताएगा इसके बाद? सागर। सर सागर वेलोसिटी होनी चाहिए। वेलोसिटी, वेलोसिटी तो वेव की भी होती है। कोई और चीज ऐसी हो जो वेव के पास ना हो? सर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वेव के पास भी होती है, वेव तो है ही एनर्जी की फॉर्म। सर कॉन्स्टेंटली मूव होने चाहिए। कॉन्स्टेंटली मूव ऐसा तो नहीं है, रेडिएशन भी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है स्पेस में। और कौन बताएगा? नेहा, नेहा तालियान। यस सर। सर अट्रैक्ट करे एक दूसरे को या फिर अट्रैक्ट, हाँ अट्रैक्ट जरूरी थोड़ा है, दो न्यूट्रॉन से अट्रैक्ट थोड़ा करते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता है अट्रैक्ट वाला, ये तो कोई कंडीशन ही बनी। पहला तो एक ने ये बता दिया कि क्या स्पेस हो उनके बीच में, स्पेस बिटवीन देम। क्या होगा, इनकी एक डेफिनेट पोजीशन होगी। क्या होगी? डेफिनेट पोजीशन। मैंने बोला कि एक पार्टिकल है ए, इस पार्टिकल के पास अपना एक मास भी होगा m, और इसकी अपनी क्या होगी, पोजीशन। यानी कोई भी एंटिटी अगर मैं कहूँ कि वो पार्टिकल है, तो उसके पास ये दो प्रॉपर्टी तो जरूर होनी चाहिए, एक तो उसके पास मास होगा m, और दूसरा उसकी पोजीशन होगी कोई डेफिनेट। ठीक, तो पार्टिकल मस्ट हैव अ डेफिनेट पोजीशन एंड मास। अब वेव क्या होती है भाई, वेव का कौन बताएगा? कोई फिजिकल एंटिटी वेव है, ये हम कैसे बता सकते हैं? ये बताएगा आयुष शर्मा। आयुष, है आयुष उधर? ये गायब है, इसका तो मैसेज ही आ रहा है। और कौन बताएगा? अक्षित गोयल। अक्षित, नहीं अक्षित गहलोत, है अक्षित उधर? यस सर। हाँ बेटा अक्षित, वेव कैसे बताओगे? कोई फिजिकल एंटिटी वेव है, कैसे पता लगेगा हमें? क्या? वेव क्या फिनोमिना शो करता? कोई बताएगा तुम में से? आयुषी शर्मा। आयुषी शर्मा है प्रेजेंट? सर वेव में ऐसा होता है क्या, एक पार्टिकल अपने अगले वाले पार्टिकल को वाइब्रेट वगैरह जो करते हैं शायद? ये वेव की प्रॉपर्टी होती है। वेव क्या करती है, एनर्जी ट्रांसफर नहीं करती, ठीक है, एनर्जी केवल वाइब्रेशन देती है। लेकिन अगर हम बात करें वेव की कोर प्रॉपर्टी की, सर वेवलेंथ। सर रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन। सबसे बेसिक प्रॉपर्टी होती है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस भी। ठीक है।
अगर इंटरफेरेंस हो रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, आपका वेव है। अगर डिफ्रैक्शन हो रहा है तो ये क्या, वेव है। तो ये बहुत बहुत सारी और प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन सबसे फंडामेंटल ये प्रॉपर्टीज है, यानी डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ वेव। दूसरा, मास एंड डेफिनेट पोजीशन इस प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल। अब वेव है, वेव तो पूरे स्पेस में स्प्रेड रहती है भाई, ऐसा तो है नहीं ना पर्टिकुलर जगह पे। हर किसी रूम पे लाइट आती है तो लाइट ऐसा तो नहीं है कि एक ही पॉइंट पे रहती है, वो पूरे स्पेस में क्या करती है, स्प्रेड हो जाती है। जबकि अगर कोई पार्टिकल है, मैंने किसी रूम पे कोई चेयर रखी है तो चेयर की अपनी डेफिनेट पोजीशन है। अगर मैं उसको हटाता हूँ तो उसकी पोजीशन चेंज करके उसे किसी दूसरे रूम के किसी दूसरे कॉर्नर पर लेके जाऊंगा। ए यहाँ पर है तो अगर मैं इसकी पोजीशन यहाँ है तो बी यहाँ पर कर सकता हूँ, फिर इसके बाद सी में रख सकता हूँ, फिर डी में रख सकता हूँ। लेकिन जो वेव है, वेव तो पूरे के पूरे रूम पे आपकी होगी, उसका तो कोई ऐसे डेफिनेट नहीं। और दूसरा एक और चीज़ होती है, एक पॉइंट पे केवल एक ही पार्टिकल रह सकता है भाई, यही होता है ना। अगर मैंने यहाँ पर कोई पॉइंट ए पे मैंने क्या रख दिया, एक कोई मैं कहूँ मास रख दिया, यहाँ पर पेन रख दी, क्या इस पेन की इसी जगह पे कोई दूसरी पेन आ सकती है? मुझे इसे डिस्प्लेस करना पड़ेगा, यहाँ से हटाना पड़ेगा, तब दूसरी रखूंगा। ऐसे तो होता है ना। Yes, मास sir. का मतलब क्या है कि उसकी अपनी डेफिनेट पोजीशन होगी। अगर उसी पोजीशन पे मैं दूसरा ऑब्जेक्ट मुझे रखना है तो पहले वाले को हटाना पड़ेगा, तब मैं यहाँ पर दूसरा ऑब्जेक्ट ला सकता हूँ। ठीक, तो इसका मतलब क्या है आपका, जो भी जबकि जो वेव है एक ही पॉइंट पे, ये वेव हो सकती है कई सारी। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी तो क्या होगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, डिस्ट्रक्टिव करेंगी तो मिनिमम। सुपरपोजिशन ऑफ वेव क्या बताता है कि कोई भी दो वेव मिलकर नई वेव्स बनाती हैं। इसका मतलब एक ही टाइम पे स्पेस में कई सारी वेव्स आपका एक पोजीशन पे हो सकती हैं, जबकि पार्टिकल के साथ ऐसा नहीं होता। तो इसका मतलब वेव प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग हैं और पार्टिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग हैं। तो बिफोर 1900 सेंचुरी इन दोनों को ही बिल्कुल अलग माना जाता था कि पार्टिकल कभी वेव नहीं हो सकता और वेव कभी पार्टिकल नहीं हो सकती, क्योंकि जो पार्टिकल है वो लोकलाइज्ड होता है, वो किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे होता है, उसके पास एक डेफिनेट मास होता है। जबकि जो वेव होती है वो स्पेस में स्प्रेड होती है, वो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन का फिनोमेना शो करेगी। तो इस लेकिन अब जो प्लैंक की थ्योरी आई, जिससे पहले हमने फार्मूला पढ़ा था इन 1900, ठीक है, 1900 आपका जो ईयर था, प्लैंक ने अपनी यह हाइपोथेसिस दी थी कि इस तरीके से जो रेडिएशन है वो एनर्जी पैकेट के फॉर्म्स में भी क्या कर सकता है, ट्रैवल, जिससे क्या बोला था, एच न्यू। और उसके बाद उसने उससे रिलेटेड क्या निकाला, उसका प्लैंक रेडिएशन फार्मूला निकाला था। तो यहाँ से एक चीज़ उसने ये बताई कि जो एनर्जी है वो पार्टिकल की फॉर्म में जा सकती है, और ये पार्टिकल एक्चुअल में क्या होता है, एनर्जी पैकेट जो स्पेस में ट्रेवल करता है। तो यानी बहुत हंड्रेड्स ईयर्स, जो बहुत कई सौ सालों से एक मिथ था या एक जो थ्योरी थी कि पार्टिकल वेव कभी पार्टिकल नहीं हो सकती, ये ब्रेक डाउन कर दिया प्लैंक ने। और एक्सपेरिमेंटली भी वो प्रूफ हो रहा था, क्योंकि जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन को हम देख रहे थे तो उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दे रहा था। तो इससे हमें ये पता चला कि जो रेडिएशन है वो भी पार्टिकल की फॉर्म में ट्रेवल कर सकता है। ठीक, अब यहाँ पर इसने कुछ लिखा हुआ है, चलो हम पढ़ते हैं इसे क्या चीज़ें कह रहा है। A particle means an object which have a definite position in space which cannot be simultaneously occupied by another particle and specified by their properties such as mass, momentum, kinetic energy, velocity। ठीक, तो पार्टिकल क्या अपना क्या हो सकता है, मास, ठीक, उससे ही हम मोमेंटम निकाल सकते हैं, मास और वेलोसिटी, है ना। एक्चुअली मोमेंटम क्या होता है, इक्वल्स टू mv, और मास नहीं है तो मोमेंटम होगा ही नहीं, इसका मतलब वेव के पास मोमेंटम नहीं हो सकता। ऐसी काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी, यानी ये भी अगर हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करें हाफ एम स्क्वायर, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि मास अपनी पार्टिकल की कुछ डेफिनेट प्रॉपर्टीज होती हैं, जिनमें से सबसे मेन प्रॉपर्टी है उसका मास और उसकी पोजीशन, और बाकी उससे डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज हम निकाल सकते हैं, जैसे मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी। इसके बाद अगर हम बात करें, देखो ये कि एनिमेशन चल रहा है, तो ये क्या बता रहा है, वेव, ठीक है, और साथ में पार्टिकल किस तरीके से, अभी हम देखेंगे ये किस तरीके से बता रहा है।
जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, चैप्टर हमारा पढ़ेगा, तो बहुत सारी नई चीज़ें हमें पता लगने वाली हैं। अब देखो यहाँ पर, on the other hand, wave means the periodically repeated pattern in a space which is specified by wavelength, amplitude, frequency, energy. Two or more waves can coexist in the same region and superimpose to form resultant wave. यानी जो बेसिक प्रॉपर्टी है किसी वेव की, या तो वेवलेंथ होगी, आपका एम्पलीट्यूड होगा, ये एक्चुअली टर्म्स हैं जो किसी वेव को हमें डिफाइन करती हैं। जबकि यहाँ पर भी ये कुछ टर्म्स हैं जो किसको डिफाइन करती हैं, आपका पार्टिकल को। लेकिन जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं जो इन्हें शो कर रही हैं, पहले वाले को मास और पोजीशन दिखानी है, यानी पार्टिकल को मास और क्या होनी चाहिए, पोजीशन। और अगर वेव है तो उसे फंडामेंटल प्रॉपर्टीज इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन दिखाने पड़ेंगे, ठीक। और उनसे रिलेटेड टर्म्स यहाँ पर लिखी हुई हैं कि अगर वेव होगी तो हम वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी की बात करते हैं। अगर पार्टिकल है तो हम मास, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी की बात करते हैं। ये समझ में आया बेटे? यस सर। वही अगर पूछे कि वेव और पार्टिकल में क्या डिफरेंस है, तो ये हमें पता होना चाहिए भाई। और कभी भी एक टाइम पे ये दोनों प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट नहीं करती। अगर मैं पार्टिकल को देख रहा हूँ तब मैं केवल पार्टिकल प्रॉपर्टीज की बात करूँगा, ठीक। और अगर मैं वेव को देख रहा हूँ तो मैं किसकी बात करूँगा, वेव प्रॉपर्टीज। ऐसा नहीं है कि दोनों को मिक्स कर दूँ, ऐसा नहीं होता। जब मैं पार्टिकल नेचर की बात कर रहा हूँ तो फिर पार्टिकल नेचर ही होगा, तब वेव नेचर नहीं होगा। और जब वेव नेचर की बात करूंगा तब वेव की ही बात की जाएगी, तब पार्टिकल की बात हम नहीं करेंगे। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या है नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, द पार्टिकल एंड वेव प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिएशन कैन नेवर बी ऑब्जर्व साइमल्टेनियसली। देखो ये आ गया स्टेटमेंट जो मैं बता रहा था। द रेडिएशन समटाइम्स बिहेव एज अ वेव, देखो इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन लिखा हुआ है। And at other time the particle nature, Compton effect, photoelectric effect, it has wave particle dualism, ठीक। जो इंटरफेरेंस है डिफ्रैक्शन हम लोगों ने पढ़ा लाइट के लिए, वो क्या था, वेव नेचर था लाइट का। कौन सा नेचर था, वेव। लेकिन इसके बाद जब 1900 सेंचुरी में प्लैंक ने क्या करा, अपनी हाइपोथेसिस दी, उसके बाद 1905 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया किसने, आइंस्टाइन। इसके लिए आइंस्टाइन को क्या मिला था, नोबेल प्राइज। तो उसने एक्सपेरिमेंटली प्रूव करा कि जो रेडिएशन है वो फोटोन के फॉर्म में चलता है। पढ़ा होगा ना तुमने, वर्क फंक्शन, है ना, यस सर। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, याद आया कुछ? यस देखो सर। कोई भी फिजिक्स में हमेशा याद रखना, फिजिक्स में क्या होगा, अगर कोई थ्योरी है तो उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी देना पड़ता है। और कोई अगर एक्सपेरिमेंटल हमारे पास कोई डेटा है तो उसका थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन भी हमें देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे प्लैंक हाइपोथेसिस है, वो क्या एक थियोरेटिकल फिनोमिना था, और हमने मैथमेटिक्स यूज करके ये देखा कि वो रेले जीन्स लॉ और वीन्स लॉ को भी सेटिस्फाई करते हैं। लेकिन क्या प्रैक्टिकली भी वो चीज़ है कि जो बोला गया कि वेव जो है पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, तो वो एक्सपेरिमेंट किसने करा था, आइंस्टाइन ने, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। और उसने और कॉम्पटन ने भी ये चीज़ करी थी, कॉम्पटन इफेक्ट। दोनों कॉम्पटन इफेक्ट का काफ़ी बड़ा डेरिवेशन आने वाला हमारे पास इस यूनिट में हमें मिलेगा। तो कॉम्पटन इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसके एग्जाम्पल है, पार्टिकल नेचर के, लाइट के। जबकि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन किसके एग्जाम्पल हैं, वेव के। तो यानी रेडिएशन के पास दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं, लाइट यानी वो पार्टिकल की तरह बिहेव भी कर सकता है और वेव की तरह भी। लेकिन हमेशा याद रखोगे कि एक बार में एक ही फिनोमिना हम ऑब्जर्व करेंगे, या तो वेव ही ऑब्जर्व करेंगे या आपका पार्टिकल बिहेवियर देखेंगे, दोनों एक साथ कभी भी नहीं होंगे। तो समझ में आया वेव पार्टिकल ड्यूअलिज्म क्या है? दैट मीन्स द यस सर। पार्टिकल और वेव, yeah, normally if we say the radiation or light, it behaves as both, that is particle as well as the wave, okay. When it is a wave, we will observe the phenomena like interference and diffraction, and when it is a particle, we will observe the phenomena of photoelectric effect and Compton effect. But one thing we have to remember here, that these two nature cannot exist simultaneously, okay. We cannot observe or we cannot apply the particle nature as well as the wave nature at the same time. If we are taking particle nature, we only talk about the particle nature.
If we are taking wave nature, we will talk about only wave nature. We could not, they cannot be observed simultaneously in problem. ये समझ में आ गया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. आसान टॉपिक है, कुछ नहीं, थ्योरेटिकल चीज है, लेकिन इससे फायदा क्या हुआ या व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक? यहाँ इसके बाद आया डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस ऑफ मैटर वेव। किसी को याद है डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस? पढ़ाया तुम लोगों ने काफी डिटेल में? एनीवन याद है कुछ? देखो डी ब्रॉगली ने कॉन्सेप्ट कब दिया? 1924 में। समझ रहे हो? 1900 में क्या था तुम्हारा, प्लैंक ने एक हाइपोथेसिस दी कि वो जो रेडिएशन है वो पार्टिकल फॉर्म में भी ट्रेवल करता है, उसके पास पार्टिकल नेचर भी हो सकता है। उसके बाद कॉम्पटन और आइंस्टाइन ने प्रूव किया अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू दैट it is a good right statement and the wave can behave as a particle and that particle is called photon, that is the quanta of energy. अब इसके बाद इसके ऊपर बहुत सारे काम होते चले गए और इस 1924 देखो, इट्स अ वेरी लार्ज टाइम गैप, ठीक है? दो थ्योरीज के आने में बहुत लार्ज टाइम गैप आया। 1900 में क्वांटाइजेशन का फिनोमिना या कॉन्सेप्ट आ चुका था। इसके बाद फिर बोर्स मॉडल भी हमें दिखाई देता है। और एक जो हाइपोथेसिस थी वो आई किसकी? डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली बहुत यंग एज में डी ब्रॉगली ने ये अचीवमेंट किया था। ही वाज अ थियोरेटिकल फिजिसिस्ट। तो 1924 में व्हेन ही वाज वर्किंग फॉर हिज पीएचडी वर्क, he worked on wave particle dualism. So he proposed that if wave has particle nature, wave के पास क्या है? particle nature, तो पार्टिकल के पास भी जरूर वेव नेचर होता होगा, यानी पार्टिकल के पास भी क्या होगा? वेव नेचर। इसको बोलता है वेव पार्टिकल ड्यूलिज्म। ठीक, पार्टिकल के पास क्या होगा? वेव। समझ में आ रहा बच्चों? अगर लाइट के पास पार्टिकल नेचर है, यानी वेव के पास अगर पार्टिकल नेचर है, तो पार्टिकल के पास भी क्या होना चाहिए? वेव नेचर। तो इसका मतलब अगर कोई पार्टिकल स्पेस में मूव कर रहा है इस तरीके से, तो इस पार्टिकल के साथ हमेशा एक वेव क्या होगी? एसोसिएट होगी। इस वेव को बोलते हैं मैटर वेव। क्या बोलते हैं? मैटर वेव। और इसकी जो वेवलेंथ होती है उसे क्या बोलते हैं? डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। इसको क्या बोला जाता है? डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। तो इसका मतलब आपका 1924 में डी ब्रॉगली ने प्रपोज किया कि जो लाइट वेव है इसके साथ, लाइट वेव के साथ मतलब जो पार्टिकल है, अगर उस डी ब्रॉगली ने क्या प्रपोज किया कि अगर लाइट के साथ वेव नेचर है, मतलब वेव के साथ पार्टिकल नेचर है, अगर प्लैंक ये कह रहा है कि कोई वेव है वो ट्रेवल कर रही है स्पेस में और वो पार्टिकल की प्रॉपर्टी को भी शो करेगी, तो उसने इसका रिवर्स स्टेटमेंट दिया। उसने बोला कि अगर पार्टिकल भी मूव करेगा तो भी उसके साथ एक वेव एसोसिएट होगी। तो दिस वाज द स्टेटमेंट that was given by डी ब्रॉगली in 1924। और उसने क्या निकाली इसकी वेवलेंथ, ये हम देखते हैं आगे चल के। द पार्टिकल ऑफ मास m and momentum p and wavelength lambda of wave associated with it, then according to de Broglie hypothesis lambda equals to h upon p। अगर कोई पार्टिकल है, उस पार्टिकल का मास m है और मोमेंटम p है, देन द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ वेव एसोसिएटेड विद इट कितनी होगी? लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन p। यानी अब जो ये लैम्डा ये किसकी है? जो पार्टिकल है उसकी वेवलेंथ है। अब जब वो मूव कर रहा है एज अ वेव फॉर्म। समझ में आया? तो लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन m भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत बार इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल हमारे बनते हैं। यहाँ तक बच्चों किसी को कोई डाउट या कोई क्वेश्चन? No, sir. किसी को भी कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो भाई। अब देखो इधर ये डायग्राम दिखाई दे रहा है। इस डायग्राम में देखो पार्टिकल की तो अपनी पोजीशन है, ठीक? इससे मैं दिखाता हूँ इसको पिंक कलर से। ये हमारे पास पार्टिकल है, पार्टिकल मूव कर रहा है, लेकिन क्या अब कह रहा है कि इसके साथ एक वेव एसोसिएट है, यानी ये पार्टिकल जब आगे ट्रेवल करेगा
तो इसके साथ ही वेव भी ट्रेवल करेगी। अगर मैं कहूँ कि मैं पार्टिकल नहीं दिख रहा, मुझे केवल ये वेव दिख रही है, तो ये एक वेव पैकेट यहाँ पर हमारा बनता है। फिर हम देखेंगे वेव पैकेट क्या होता है, यानी पार्टिकल इस वेव पैकेट के अंदर है। अब ये कहाँ पर है ये बताना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो यहाँ से अनसर्टेनिटी आ जाती है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल लॉ दैट एग्जिस्ट इन नेचर, ठीक है, सबसे फंडामेंटल लॉज में से है और हमेशा ट्रू होता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। न्यूटन्स लॉ से भी बहुत बेसिक लॉ में आता है, पढ़ा ना तुम लोगों ने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेल्टा sir. एक्स डेल्टा पी Yes, एक्स, sir. ये था ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4। ठीक, ये डेल्टा एक्स और डेल्टा पी एक्स कहाँ से आया हुआ है, आखिर ऐसी क्या चीज़ थी कि इसने ये बोला कि डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 2 पाई। यानी अगर हम मोमेंटम मेजर करें बहुत एक्यूरेटली तो पोजीशन में बहुत ज़्यादा एरर आ जाता है, और पोजीशन को एक्यूरेटली मेजर करें तो मोमेंटम में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है। तो ये आखिर आया कैसे? अब ये आया कहाँ से है, ये धीरे धीरे जब कहानी बढ़ती है वेव पार्टिकल ड्यूरेशन की, क्योंकि हमने बोल दिया कि पार्टिकल है, तो डी ब्रॉगली ने बोला कि पार्टिकल है, इस पार्टिकल के साथ ही वेव एसोसिएट है। अब सपोज कोई एक बस ट्रेवल कर रही है, ठीक है, उस बस में तुम भी बैठे हो, है ना, इस तरीके से बस है, बस के अंदर तुम भी बैठे हुए हो। अब बस में बहुत सारी सीट्स होंगी मैं, ठीक, अब इन सीट्स पे तुम कहाँ पर हो कैसे पता लगेगा? इस बस के अंदर ही आके जब कोई आदमी देखेगा तभी तो पता चलेगा ना सर। बाहर से तो हम केवल अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ उसके फ्रंट सीट में होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, उसकी मिड सीट में होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, लास्ट में होने की ऐसी प्रोबेबिलिटी इतनी है। इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटी है वो हमें बतानी पड़ेगी कि इतना हो सकता है। यानी अब सर्टेनिटी खत्म हो गई कि ये पार्टिकल इसी के अंदर था, मतलब वो किस पोजीशन पर। मैं डेफिनेटली नहीं बता सकता, अगर मैं बाहर हूँ पैकेट के अंदर हूँ तो मेरे लिए बड़ा आसान होगा बताना, लेकिन जब बाहर से हम देख रहे हैं तो इसका मतलब अब मेरे पास पार्टिकल की पोजीशन को बताने की बहुत लिमिटेशन आ गई। तो यहाँ से एक चीज़ हमें क्लियर हुई कि जो पार्टिकल की जो डेफिनेटनेस थी वो यहाँ से ख़त्म हो गई। अब बात चलती है प्रोबेबिलिटी पे। अब यहाँ से सारा प्रोग्राम किसका चलेगा, प्रोबेबिलिटी। अब हम केवल प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं कि पार्टिकल कहाँ पर है। तो चलो आ रहे हैं दोबारा से डी ब्रॉगली पे, आगे बहुत इसको डिस्कस करेंगे किस तरीके से चीज़ आगे और बढ़ेगी हमारा। तो अकॉर्डिंग टू द प्लैंक थ्योरी द रेडिएशन ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाय E इक्वल्स टू एच। फोटोन की एनर्जी हमने इससे दी, ये कौन सा फॉर्मूला था, प्लैंक रेडिएशन फार्मूला। और एनर्जी किससे भी दी जा सकती है अकॉर्डिंग टू, अगर हम किसी एनर्जी मास को रेडिएशन में कन्वर्ट करें तो E इक्वल्स टू mc² हमें क्या बताता है कितनी एनर्जी जनरेट होगी। अब दोनों को अगर हम इक्वेट करें तो एच न्यू इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, mc²। तो यहाँ से न्यू को क्या रख दें हम, c अपॉन लैम्डा। न्यू को अगर हम क्या रख दें, c अपॉन लैम्डा, तो एस सी अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू क्या आ गया, mc²। तो एच अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू कितना आ गया, mc। एच अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू कितना आ गया, mc। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आया? अच्छा, Yes, sir. कुछ कह रहे हैं? हाँ क्लास चल रही है। अच्छा, एक मिनट बच्चा और बोलो। ये हेलो, हाँ बच्चों समझ में आया यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. एस सी एच अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू कितना आ गया, mc। ठीक, कहाँ से आए हम दोबारा देखते हैं। यह है पहले इक्वल्स टू हमने प्लैंक हाइपोथेसिस से क्या निकाला, एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल्स टू एच न्यू। और एनर्जी मास रिलेशन फ्रॉम आइंस्टाइन, वन ऑफ द मोस्ट फेमस इक्वेशन in physics as well as in modern era, E equals to mc²। तो एच इन इक्वल्स टू क्या आ गया, mc²। तो एस सी अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू mc²। यहाँ से एक सी कैंसिल आउट हो गया, एच अपॉन लैम्डा कितना आ गया, एम सी के इक्वल। ठीक है,
एम सी यानी एम इंटू वेलोसिटी, एम इक्वल्स टू क्या है, वेलोसिटी तो वन है, अगर लाइट की बात करेंगे तो ये एम इंटू क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये तो था किसके लिए, फोटोन के लिए। अगर मटेरियल पार्टिकल के लिए यूज करें तो एम सी की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, एम वी, MV। है ना। सी किससे रिप्लेस हो जाएगा, वी के साथ, क्योंकि सी तो लाइट की वेलोसिटी है, और कोई अगर पार्टिकल है तो उस केस में सी की जगह हम वी रिप्लेस कर देते हैं। तो तब हमें क्या मिलता है, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी। इस तरीके से करा क्योंकि लैम्डा इक्वल्स टू क्या रख दिया, एच अपॉन एम सी हो गया, तो लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी हमें मिल गया। अब ये था किसके लिए, दैट इज फॉर फोटोन, किसके लिए, फोटोन, क्योंकि एम सी आया यहाँ पर। अब मेटेरियलिस्टिक पार्टिकल के लिए क्या है, इफ वी कंसीडर द केस ऑफ मटेरियल पार्टिकल ऑफ मास m एंड मूविंग विद वेलोसिटी v, देन द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद दिस पार्टिकल इज गिवन बाय, तो ये देखो यहाँ पर लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी, और अगर मटेरियल पार्टिकल है देन v की जगह, c की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा, इट विल बी v। सो दिस इज डी ब्रोगलीज फार्मूला फॉर द वेवलेंथ ऑफ मूविंग पार्टिकल। इसको हमें याद रखना है, और इसकी बहुत सारी फॉर्म्स हमारे पास हैं, तो इसके अलग अलग फॉर्म्स क्या हैं ये हम इसके बाद पढ़ेंगे। उससे पहले तुम लोग एक क्विज अटेम्प्ट करोगे, तो क्विज में पहुंचो सभी लोग। अपनी स्ट्रीम लाइन में पहुंचना, मैं क्विज तो मैं असाइन कर रहा हूँ। ठीक, फटाफट से करना अटेम्प्ट, नहीं तो फिर क्या होगा तुम्हारा, ये छूट जाएगा। 2 मिनट का टाइम है, क्विज में तुम लोग अटेम्प्ट करो। क्विज 2 भी मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, उसको भी फटाफट से तुम लोग करोगे। पहुंच गए बच्चे दोनों, क्विज देखो। आ गए क्विज, हाँ बच्चों क्विज आ गए क्या, यस आवाज नहीं आ सर। रही किसी की भी। यस सर। Yes, sir. चलो ठीक है, अटेम्प्ट करो फटाफट से, ठीक, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक हो गया, चलो जल्दी से अटेम्प्ट करो, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है, यहाँ तक किसी का कोई डाउट हो तो मुझसे पूछो, कोई क्वेश्चन किसी के दिमाग में आ रहा हो, या कोई उसका कोई क्वेरी हो, तो वो फटाफट से मेरे से पूछो। ठीक, अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब तुम्हें सब समझ में आ रहा है, और सब समझ में आ रहा है तो बड़ा बढ़िया बात है, क्योंकि ऐसा टॉपिक है जिसमें हमेशा कन्फ्यूजन बने रहता है। क्वांटम फिजिक्स हम जितना ज़्यादा पढ़ते चले जाते हैं, उतना ही और ज़्यादा हमें इंटरेस्ट उसमें जगता है, क्योंकि हम उतने ही ज़्यादा नई नई चीज़ों को समझते हैं, और उतने ही वो हमें कंफ्यूज करते चले जाते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया सभी के? यस Yes, सर। sir. यस सर। चलो ठीक है, यहाँ यानी हमने वेव पार्टिकल ड्यूलिज्म की बात करी,
फिर ये बोला गया डी ब्रॉगली की तरफ से कि अगर वेव के पास पार्टिकल नेचर है तो वेव हमेशा ड्यूरेशन को फॉलो करती है ना। अगर वेव के पास पार्टिकल नेचर है तो पार्टिकल के पास भी वेव नेचर होना चाहिए। तो उसके लिए उसने क्या करा, अपना वर्क आगे बढ़ाया। तो फाइनली उसने क्या बोला कि जो हाँ पार्टिकल के पास भी वेव एसोसिएट होती है अगर वो पार्टिकल मूविंग है। वो हमें इस एक्सप्रेशन से यहाँ दिखाई दे रहा। ठीक, तो लैम्डा इक्वल टू क्या आया हमारे पास, एच अपॉन एम वी। तो यहाँ से एक चीज हमें क्लियर है, अगर हम बात करें अगर पार्टिकल स्टेशनरी है, देखो भाई यहाँ में एक चीज यहाँ से क्लियर होती है कि पार्टिकल अगर स्टेशनरी है तो क्या उसके पास वेव उसके साथ एसोसिएट होगी। हाँ बच्चों, अगर मैं नो सर। एक पार्टिकल नो सर। है उसके साथ नो सर। वेव एसोसिएट नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है। यहाँ से एक चीज हमें क्लियर होगी, नीचे आ रहा है दोबारा से, ये देखो लैम्डा इक्वल टू क्या आया था, एच अपॉन एम वी, है ना। यानी क्या हो गया, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। अगर एम क्या वी क्या हो गया 0, तो लैम्डा क्या हो गया यस सर, कांस्टेंट। है ना। तो ये तो कोई वैल्यू होती ही नहीं, कोई इन्फिनिटी वेवलेंथ की कोई वेव नहीं हो सकती। इसका मतलब किसी भी स्टेशनरी पार्टिकल के साथ कोई भी मैटर वेव एसोसिएट नहीं होती। यानी मैटर वेव हमेशा किसके साथ एसोसिएट होती है, मूविंग पार्टिकल के साथ। ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें कि ये किस लेवल तक डोमिनेंट है, अगर मैं कहूँ कि पार्टिकल का मास है 1 ग्राम, बहुत छोटा पार्टिकल ले लिया मैंने 1 ग्राम, ठीक। और मैंने कहा कि बहुत हाई वेलोसिटी से लाइट की स्पीड से भी अगर ये ट्रैवल कर रहा है, ठीक, वी में ले लेता हूँ, इट्स 2.9 इंटू 10⁻8, जितनी हाई स्पीड में ले रहा हूँ, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। मैंने कहा जितनी पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि लाइट की स्पीड तो नहीं हो सकती पार्टिकल के पास, उससे कमी हो सकती है। तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, क्या वैल्यू आएगी, हम केवल ऑर्डर देखेंगे इसका, ठीक है। लैम्डा एच की वैल्यू क्या होती है 6.63 इंटू 10⁻34 अपॉन एम कितना है 1 ग्राम या 10⁻3 किलोग्राम में कह सकता हूँ, इंटू वेलोसिटी कितनी है, इट्स 2.9 इंटू 10⁻8। अब बताओ कितना बनेगा ये। इनको न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं रखता मैं, केवल 10 पावर को सॉल्व करूँ। तो 10 पावर कितना आएगा, ये -3, तो ये 5 बचा, है ना। और 10 पावर -5 ऊपर गया, 10 पावर -13। अभी वेवलेंथ कितनी स्मॉल है देखो भाई, बहुत ज़्यादा स्मॉल है ना। इतनी स्मॉल वेवलेंथ को ऑब्जर्व करना बहुत मुश्किल है। चलो मैंने कहा पार्टिकल को और छोटा करता हूँ, मैंने क्या ले लिया, उसका मास और भी कम ले लिया। मैंने कहा नहीं, ये 1 माइक्रोग्राम का पार्टिकल है। 1 माइक्रोग्राम मीन्स पावर और 3 कम हो जाएंगे तो 10 पावर -36 हो जाएगा। क्या अभी भी ऑब्जर्व हम कर सकते हैं इतनी कम वेवलेंथ को? स्टूडेंट, तो इतनी कम वेवलेंथ को ऑब्जर्व करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। अब हम चलते हैं और लो डायमेंशंस की तरफ, ठीक। और लो डायमेंशंस की तरफ जब हम गए, अब हम ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है भाई, कौन बताएगा, एनीवन? प्रिया, आ रही मेरी आवाज? सर व्हाट सर? व्हाट इज द मास ऑफ, यस सर। व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? तो याद है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 into 10 -31. 9.1 इंटू 10 पावर -31, ठीक है। ये मास ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब मैं इसके लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना शुरू करूँ, और मैं ये मान के चलता हूँ वी कितना है, 10 पावर 8 के ऑर्डर का क्या है, वी। अब क्या होता है, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, केवल मैं ऑर्डर लिख रहा हूँ 6.63 इंटू 10 पावर -34, ये रहा। नीचे क्या आएगा, m 9.1 इंटू 10 पावर -31,
इंटू वी दैट इज 10⁻⁸। अगर के लिए पावर्स को मैं क्या करूँ, सॉल्व करूँ, फिर क्या बनता है भाई, कितना बन जाएगा अब ये -31 है, तो ये कितना बना 10⁻34 ऊपर, और नीचे कितना बन गया 10⁻8 है, तो ये 10⁻23 यही बनेगा, ये चीज बनेगी ना। और ये -23 जब ऊपर गया तो 10⁻20 -34 + 23 10⁻11 मीटर। क्या इतनी वेवलेंथ पॉसिबल है? हाँ बच्चों, क्या ये वेवलेंथ पॉसिबल है? बताओ मुझे, इस ऑर्डर की वेवलेंथ तुमने कहीं देखी है? सब लोग चुप। हाँ भाई, कौन बताएगा? दीपांशी। हाँ Yes, दीपांशी, इस ऑर्डर की वेवलेंथ देखिए 10⁻11 मीटर। कोई वेवलेंथ, कोई वेव अपने पास इतनी वेवलेंथ रखती है? मोनिका, मोनिका चौहान। यस सर। हाँ बेटे, 10⁻11 मीटर। एक्सरेज, एक्सरेज पढ़ी तुम लोगों ने? यस सर। yes, एक्सरेज यस की सर। वेवलेंथ 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेके कितनी होती है? 10 एंगस्ट्रॉम। तो ये 10⁻11 किस ऑर्डर का है? 0.1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है तुम्हारे पास? ये जो अगर हम बात करें किसकी, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की, या स्पेशली इलेक्ट्रॉन की, तो जो वेवलेंथ है वो हमें मिल रही है किसके लिए? मैटर वेव के लिए। जबकि अगर मैंने 1 माइक्रोमीटर का भी अगर मैंने क्या लिया था पार्टिकल, तो जो वेवलेंथ थी वो 10⁻39 या 36 का ऑर्डर की थी, जो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल थी। इसका मतलब डेली लाइफ में हमारे पास अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ उसके साथ एसोसिएट तो होगी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा स्मॉल होगी कि हम उसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इसलिए ये जो फिनोमिना है मैटर वेव का, ये किसके लिए डोमिनेटिंग है? ये डोमिनेटिंग है आपके लिए सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सरेज आया, मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया एक्सरेज। एक्सरेज का नाम कैसे पड़ा ये एक्सरेज? ये भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना, तो बताया मुझे एक्सरेज कैसे पड़ा इसका नाम? एनीवन? देखो रोएंटगन जो एक साइंटिस्ट थे ना, जिन्होंने क्या करा था, इस वेव को डिस्कवर किया था, पता है किसी को कुछ? पढ़ते ही नहीं तुम लोग यार, पता नहीं क्या करता। ठीक है, रोएंटगन क्या थे? एक साइंटिस्ट थे जो अपनी लैब में वर्क कर रहे थे। उनकी लैब में कहीं पर एक फोटोग्राफिक प्लेट रखी हुई थी। अब जब वो सुबह उठ के आए तो उन्होंने देखा उनकी प्लेट एक्सपोज हो गई, कुछ इसमें अलग से अजीब से पैटर्न बने हुए थे। उन्हें समझ नहीं आया क्योंकि उन्होंने सब कुछ ऑफ किया हुआ था, कोई ऐसा रेडिएशन नहीं था जिससे ये आपका क्या हो सके, एक्सपोज होके क्या मिले हमें, कोई पैटर्न मिले। उसके बाद फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है, सारे इंस्ट्रूमेंट ऑफ करे। फिर वो अगले दिन आए, फिर देखा उन्होंने क्या करा, ये जो था एक्सपोज होके इसमें कुछ पैटर्न बने हुए थे। यानी इसका मतलब कोई ना कोई रेडिएशन तो था जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही थी, जो जिसके बारे में उन्हें पता नहीं था, क्योंकि जिन रेडिएशन का उन्हें पता था उससे एक्सपोज ये नहीं हो रहा था। तो उन्होंने अननोन रेडिएशन को क्या नाम दे दिया? एक्स। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एक्स रेज। समझ में आया? एक्स अननोन वेरिएबल लेते हैं ना मैथ्स में हम लोग, जो भी अननोन क्वांटिटी होती है उसे क्या क्या कहते हैं हम लोग? एक्स। तो दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज एक्स रेज। ठीक है, याद होना चाहिए क्यों नाम इसका एक्स रेज ही बड़ा, कुछ हलवाई रेज नहीं बोला है ना, जेड रेज। सर आपकी वॉइस बहुत लो आ रही है। अभी ठीक है? yes, यस तो एक्सरेज यस का सर। पता लग गया एक्सरेज क्या है? ठीक है, चलो ये तो एक बात थी, मैंने एडिशनल बताई तुम्हें। फिलहाल हमें यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान देना था कि जो हमने बात करी किसकी, वेव की और पार्टिकल की, तो हमने ये देखा कि पार्टिकल के पास भी वेव नेचर हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें पार्टिकल जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं, जो बहुत बड़े पार्टिकल, मतलब जो नॉर्मली अगर 1 माइक्रोमीटर रेंज का भी पार्टिकल है, जिसे हम बड़ा पार्टिकल कह सकते हैं किसके रिस्पेक्ट में? इलेक्ट्रॉन के सर रिस्पेक्ट में। हाँ बेटे। सर एक्स रेज तो पेनेट्रेटिंग फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है सर। हाँ बिल्कुल।
तो सर उसने ऐसा तो कुछ देखा होगा कि कुछ पेनिट्रेट प्रॉपर्टी कुछ ऐसी देखी होगी, तो सर तभी तो ये एक्सरेस नाम रखा गया होगा सर। नहीं, एक्सरे उसने अननोन के नाम पर रख दिया था। ठीक है, उसको पता नहीं चला एक्चुअल में उस टाइम पे क्या चीज़ है। मतलब बाद में डिस्कवरी हुई, जब उसने बाद में देखा तो इन रेस को रोइंटजन रेस भी कुछ लोग कहते हैं। ठीक है, कुछ लोगों ने रोइंटजन के रिस्पेक्ट देने के लिए उसको रोइंटजन वेव्स भी इन्होंने बोला। लेकिन एक्सरेज तब तक इतना फेमस हो चुका था, डॉक्यूमेंटेशन में आ चुका था कि ये नाम एक्सरेज ही इसलिए बोला जाता है। ठीक, अननोन के सर उसमें। हाँ बेटे। वो एक्चुअली में तो कैथोड रेस को ग्लास से पास करा के देख रहे थे ना, ये तो एक्सीडेंटली हुआ था। हाँ, ये तो एक्सीडेंटली था ना, तभी तो, हाँ इसीलिए तो उन्हें पता नहीं चला कि रेडिएशन है कौन सा है। ठीक है, तो बाद में डिस्कवरी हुई थी, तब उन्हें जाके पता लगा कि ये रेडिएशन कहाँ से निकलता है। जब बहुत हाई एनर्जी की इलेक्ट्रॉन बीम किस पे इंसिडेंट होती है, किसी मेटल प्लेट में, होते तो हर वेवलेंथ के रेडिएशन है। और लेकिन एक शैडो। एडिशनल रेडिएशन भी आया था जिसके उनको नॉलेज नहीं थी, बाकी रेडिएशन की उनको नॉलेज थी, इसलिए उन्होंने क्या बोल दिया, ऐसे एक्सरेज बोल दिया। जी ठीक है, सर। वो तो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, पूरा कैथोड एनोड सब उनका चल रहा था जो भी उन्हें करना था। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ थी कि जो उन्हें पता नहीं थी कि ये कौन सा रेडिएशन है जो एक्चुअल में ये काम कर रहा है। तो उस वक्त सिंस इट वाज अननोन and normally we use X for unknown countries, so they named it X-rays. Okay, sometimes it is also called as Roentgen waves. तो कोई नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल अब हमें पता है कि एक्सरेज हाईली एनर्जेटिक वेव्स होती हैं, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में का इनका हाई एनर्जी रेज में इन्हें हम रखते हैं, क्योंकि अल्ट्रावायलेट के बाद इन्हीं का नंबर आ जाता है। और हॉस्पिटल्स वगैरह में यूज करते हैं, इसलिए एक्सरेज में जब भी ये क्या करते हैं, ह्यूमन जो फ्लैश जो हमारा बोन्स होती हैं, बोन्स को ये पेनिट्रेट नहीं कर पाते। ठीक है, तो इस वजह से फिर ये बोन्स का हमें क्या मिलता है, हमें दिख जाता है कहाँ पर क्रैक है या नहीं, इसलिए एक्सरे किया जाता है। ठीक, तो खैर अलग बात। तो फिलहाल अभी यहाँ पर मैंने ये तुम्हें बताना था कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनके लिए मैटर वेव्स बहुत डोमिनेंट होती हैं। लेकिन अगर हम ऊपर बड़े पार्टिकल्स की तरफ जाएं तो वेवलेंथ बहुत कम होते चले जाती है, और उनके लिए मैटर वेव को ऑब्जर्व करना बहुत मुश्किल है। मैटर वेव एसोसिएट तो होंगी, लेकिन वो हमें नहीं पता चलेंगे। अब जैसे इलेक्ट्रॉन है, एग्जिस्ट तो करता है ना, लेकिन क्या हम उसे देख सकते हैं? नहीं देख नो सकते, सर। उसकी डायमेंशन ही इतनी कम है। ठीक है, अभी तक किसी ने इलेक्ट्रॉन को देखा नहीं है। ठीक, लेकिन सारी थ्योरीज उसके बेस पे हैं। अभी कुछ एक्सपेरिमेंट हुआ था लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर का, LHC जिसे हम बोलते हैं। ठीक, सुपर एक्सपेरिमेंट इसे कहते हैं। इसको सुना है किसी ने इसके बारे में, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर? नो सर। तो सुपर एक्सपेरिमेंट, ठीक, अब ये चल रहा है। अभी 3-4 साल पहले एक वो मिला था पार्टिकल, जिसे गॉड पार्टिकल कहते हैं, हिग्स बोसॉन। इससे पता लगा कि किसी भी अगर फिजिकल बॉडी में या किसी पार्टिकल में अगर मास है, तो मास m ये किसकी वजह से आया, है ना। मास हर बॉडी में है ना, तो मास के लिए कौन सा पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल है। तो हिग्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि एक पार्टिकल है जो हिग्स बोसॉन, इसको हम कह रहे हैं कि यही पार्टिकल क्या करता है, मटेरियल में मास लेकर आता है। तो लेकिन उसको नहीं क्या कर सके थे, ढूंढ पाए थे। क्यों? क्योंकि एक्सपेरिमेंटल लिमिटेशन बहुत थी। काफ़ी पहले हिग्स ने दिया था 1960 या 70 के आसपास। तो अभी कुछ 2-3 कुछ साल पहले, क्योंकि अभी उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था इसी के लिए, क्योंकि डिस्कवरी हुई थी किससे, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। जैसे सुपर एक्सपेरिमेंट कहते हैं, वही अभी चल रहा है फिलहाल आपका, जहाँ पर सर्न एक जगह है। ठीक है, ये सर्न जगह पड़ती है जर्मनी और फ्रांस के बॉर्डर में। ठीक, जर्मनी और फ्रांस के बॉर्डर में, और 17 किलोमीटर की लंबी टनल बनी है, जिसमें पार्टिकल को ट्रिलियंस ऑफ वोल्ट से एक्सेलरेट कराता है। ठीक, तो इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं हर देश के। ठीक, और बहुत बड़े लेवल पे एक्सपेरिमेंट चल रहा है ये देखने के लिए कि जो बेसिक नेचर है पार्टिकल्स वो होता कहाँ से, और यूनिवर्स में जो बिग बैंग थ्योरी है या एग्जिस्टेंस है वो किस तरीके से है। तो इसमें नई नई चीज़ें डेली की डेली हमारी आ रही हैं, बहुत बड़े लेवल पे वर्क है इस पर। तो इससे ही पता लगा कि हिग्स बोसॉन नामक नेम्स के पार्टिकल भी होते हैं, और एक्चुअली वो डिटेक्ट भी करे, इतने हाई लेवल के सेंसर्स लगाए गए हैं। लेकिन अभी भी हम ये कहें कि इलेक्ट्रॉन को देखा गया तो ये पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड वर्ड यूज करते हैं ना, तुमने देखा होगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड वर्ड यूज किया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इतनी तेज घूमता है। एक तो इतनी
कम स्पेस में घूम रहा है और उसकी स्पीड इतनी लार्ज है कि कभी इलेक्ट्रॉन को हम अलग से देख ही नहीं सकते। वो हमेशा घूमता रहेगा, तो हमें ऐसा लगेगा कि इस एटम न्यूक्लियस के चारों तरफ एक क्लाउड है। और एक्चुअल में क्या होता है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन उसमें इलेक्ट्रॉन से रोटेट कर रहे हैं। हर इलेक्ट्रॉन अपना अलग अलग तरीके से रोटेट कर रहा है, तो एक तरीके से क्लाउड फॉर्म टाइप की फॉर्मेशन होती है। दैट्स वाई इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। जैसे फैन है ना, फैन जब तक स्टेशनरी है तो तुम्हें 3 ब्लेड्स उसकी दिखाई देती हैं, लेकिन जैसे जैसे स्पीड बढ़ाते हैं तो एक टाइम के बाद जब फैन 3 या 4 में पहुंचता है तो हमें उसकी ब्लेड्स नहीं दिखाई देती, हमें केवल ऐसा दिखता है कि एक डिस्क सी है ना, ऐसा दिखाई देता है ना। हमें एयर फील होती है और डिस्क दिखाई देती है, लेकिन तीनों ब्लेड्स अलग अलग नहीं दिखाई देते। तो ये तो बहुत कम स्पीड है, कुछ भी नहीं है इलेक्ट्रॉन की स्पीड के आगे, बड़ी डायमेंशन है। इलेक्ट्रॉन तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट स्पीड से मूव करता है, तो इसलिए वर्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड यूज़ होता है कई बार। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी शो करेगा, और बहुत ज़बरदस्त लेवल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो अभी तक हम मानते थे कि पार्टिकल है, अब डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस आने के बाद इलेक्ट्रॉन को हम वेव फॉर्म में भी देख सकते हैं। और इस वेव को हमने क्या बोला, मैटर वेव। क्या बोला हमने इसे, मैटर वेव। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ रहे हैं। अब आ रहे हैं डिफरेंट एक्सप्रेशन। ये डिफरेंट एक्सप्रेशन में क्यों रिक्वायर्ड है, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल करना है भाई। अगर हमें बोल दे कि एक पार्टिकल है, उसका मास इतना है और वेलोसिटी इतनी है, तो क्या निकालो उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो हम निकाल लेंगे। लेकिन वो क्वेश्चन घुमा भी सकता है, वो कहे कि काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की कुछ है, बोल दे कि 10 जूल है ना। तो और मास पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, तो मास 9.1 इंटू 10⁻⁻31 है। तो कहेगा इसकी क्या निकालो, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, या इसको बोलते हैं हम लोग मैटर वेव की वेवलेंथ निकालो। तो सिंस वी नो द काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय, देखो इधर फॉर्मूला लिखा हुआ है, सभी को पता ना फॉर्मूला, कोई ऐसा तो नहीं जिससे फॉर्मूला नहीं पता। काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv स्क्वायर, बहुत ही कॉमन फॉर्मूला है, सबको आना बहुत जरूरी है। तो यहाँ से एम स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं एम से, तो क्या हो जाता है पी स्क्वायर ओवर एम। इसमें भी किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे बताओ। डायरेक्ट हमें पता है सभी को ई के इक्वल्स टू पी स्क्वायर ओवर 2m होता है। तो यहाँ से पी इक्वल्स टू कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2m ई के, पी इक्वल्स टू इट्स स्क्वायर रूट ऑफ 2m पी के। ठीक है, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, h अपॉन पी, तो h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2m ई के। यानी अगर हमें काइनेटिक एनर्जी गिवन है पार्टिकल की और मास पता है, तो हम उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकाल सकते हैं। तो दिस इज द फॉर्मूला व्हेन वी आर गिवन काइनेटिक एनर्जी। ठीक, और हमसे बोले कि क्या निकालो, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। समझ आया बच्चों? यस सर। यस सर। अगला उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट, देखो इसने लिख दिया देयरफॉर लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन 2m ई के। अब दूसरा कह रहा है कि अगर जो हमारे पास पार्टिकल है, ये क्या है, चार्ज पार्टिकल। ठीक, अब पार्टिकल मूविंग कुछ भी हो सकता है भाई। देखो मैटर वेव किसी भी पार्टिकल के साथ मूव करती है, आइदर इट मे बी चार्ज और अनचार्ज। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पार्टिकल चार्ज्ड है या अनचार्ज्ड है, इट इंडिपेंडेंट फ्रॉम द नेचर ऑफ चार्ज ऑन अ पार्टिकल। अब बात थी पहले तो जनरल केस की बात हुई, ये जो हमारे पास फॉर्मूला आया लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन 2m ई के, जनरल फॉर्मूला था कि हमारे पास कोई भी पार्टिकल है, मूविंग है, उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी है। वो मूविंग पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, वो आपका इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, और आपका प्रोटॉन भी हो सकता है, या न्यूट्रॉन भी हो सकता है, पार्टिकल चार्ज भी हो सकता है या अनचार्ज भी हो सकता है। अब दूसरा केस क्या आया, जब पार्टिकल में क्या हो, कोई चार्ज हो, ठीक, लाइक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अब क्या करा हमने, इस चार्ज पार्टिकल को अगेन हमें इसे एनर्जी तो देनी पड़ेगी ना एक्सेलरेट कराने के लिए, मूव कराने के लिए। अब जो चार्ज पार्टिकल को हम एनर्जी देते हैं, और किससे देते हैं, हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। यही होता है ना, दो इलेक्ट्रॉन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस Yes, बढ़ाएंगे sir. तो उस इलेक्ट्रॉन की क्या बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी। तो यहाँ भी हमने यही करा, हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा V, तो
इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी, E इक्वल्स टू क्यू वी। ठीक, E इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू वी। लेकिन यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, इट्स स्मॉल ई, यही होता है ना इलेक्ट्रॉन का चार्ज। और इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू क्या होती है भाई, कौन बताएगा, ये ई की वैल्यू क्या होती है, स्मॉल ई की, -19 दिस वन। कितना, कोई बता रहा था मुझे अभी, क्या कितनी होती है, सर 1.6 into 10 की पावर 1.6 -19 हाँ 1.6 इंटू 10 पावर -19। -19 कूलम। ठीक है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन ना होके कोई जनरल चार्ज पार्टिकल है तो हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं, E इक्वल्स टू क्यू वी। ठीक है, तो क्यू वी भी हम लिख सकते हैं। जनरलाइज्ड फॉर्मूला अगर होगा तो हम ई को किससे रिप्लेस करेंगे, क्यू से। ऐसा नहीं है कि जरूरी हर बार इलेक्ट्रॉन ही हो पार्टिकल, कई बार वो बोल दे कि देयर इज अ चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज 3 कूलम ऑन इट, ओके, देन फाइंड आउट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट। तो उस वक्त हम फॉर्मूला उसी के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पर E इक्वल्स टू ई वी रखा, क्योंकि हमने जो इलेक्ट्रॉन था उसे एक पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू एक्सेलरेट करा, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई E इक्वल्स टू ई वी। सिंस अभी हमने देखा था लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है, H अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2m ई के, तो यहाँ पर ई के की वैल्यू कितनी है, ई वी, तो ये क्या हो गया, H अपॉन 2m ई के की जगह क्या रखा, ई वी। सो दिस इज द फॉर्मूला व्हेन वी आर गिवन पोटेंशियल डिफरेंस फॉर चार्ज पार्टिकल। और जनरलाइज्ड फॉर्म में एक और हम इसे लिख सकते हैं, H अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2m/Q_v। ठीक है, ये कई बार जरूरी नहीं है कि पार्टिकल इलेक्ट्रॉन ही हो, पार्टिकल कोई दूसरा भी हो सकता है। ये समझ आया बेटे, बहुत आसान से फॉर्मूला है भाई। ठीक है, क्योंकि तुम लोग 11th-12th में बहुत लार्ज वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स फार्मूलाज पढ़ के आए हो, तो इंजीनियरिंग फिजिक्स में उस हिसाब से बहुत ही लिमिटेड न्यूमेरिक आपके क्या हैं, दिस फार्मूलाज एंड न्यूमेरिकल्स। बट अपोजिट हो जाता है, वहाँ पर पास होने का रेट बहुत हाई है, यहाँ पास होने का रेट बहुत कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो इवेल्युएशन होता है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है टीचर के ऊपर। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड में बहुत सारे रूल्स होते हैं कॉपी चेक करने के लिए, वहाँ अधिकतर कोशिश ये होती है बच्चे को क्या करा जाए कि उसके नंबर ना कटें, वो पास हो जाए। लेकिन अगर हम बात करें बीटेक की, तो यहाँ पर टीचर्स बहुत ज़्यादा देखते हैं राइटिंग किस तरीके से लिखा हुआ है, प्रेजेंटेशन कैसा है ना, आंसर सही आ रहे हैं नहीं आ रहे, डेरिवेशन ठीक से किया नहीं किया, तो इसलिए ज़्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होगी। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा चाहिए, राइटिंग और जो अपना लिखने का वो हैबिट अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए जो अच्छा लिखेगा उसका नंबर भी बहुत बढ़िया आता है, जो बहुत लापरवाही करेगा, कुछ नहीं लिख कर आ रहा, वो आपका फेल हो जाता है। तो फिलहाल अभी हमारे कॉलेज में ऐसा है कि बच्चा ठीक है और मेहनत काफ़ी रहती है, तो इस वजह से बच्चे अच्छे नंबर भी लेकर आते हैं। फिजिक्स में जिसमें नंबर टफ होता है लाने, इन सब्जेक्ट्स में भी बच्चे अच्छे नंबर लेकर आते हैं। तो तुम लोग अच्छी प्रैक्टिस करोगे फिजिक्स की, तो जितनी प्रैक्टिस जिसकी रहेगी उतने ही मार्क्स अच्छे आने के चांस उसके बन जाते हैं। तो ये फार्मूला समझ में आया। तो यहाँ पर हमारे पास दो फार्मूले हमारे पास हो चुके हैं, एक काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में H अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2m E के, और दूसरा आया किसके टर्म में, अगर चार्ज पार्टिकल है तो ये पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में 2m/Q_v। ठीक है, यानी ये जो दूसरा फार्मूला है केवल चार्ज पार्टिकल के लिए ही एप्लीकेबल है, जबकि जो काइनेटिक एनर्जी वाला फार्मूला है जनरलाइज्ड है, सभी के लिए एप्लीकेबल है। अब हम बात करते हैं कि अगर पार्टिकल चार्ज ना होकर न्यूट्रल पार्टिकल है, कोई भी एटम टाइप का पार्टिकल है, न्यूट्रॉन टाइप का पार्टिकल है ना, वह न्यूट्रॉनियम ले लें, तो मटेरियल पार्टिकल के लिए कोई भी अगर अनन्यूट्रल पार्टिकल है तो E इक्वल्स टू क्या हो जाता है, 3/2 kT। ये पढ़ा फॉर्मूला तुमने, यस सर। ठीक है, पढ़ के आए होगे क्या, ½ kT। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी कितनी होती है, ½ kT। के क्या, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए क्या होगा, इट्स 3/2 kT। ठीक, तो जनरलाइज्ड अगर हम बात करें किसी मेटेरियल पार्टिकल के लिए, हमें मान के चलता है कि मिनिमम उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 तो रहती हैं, क्योंकि 3 उसमें हो सकता है। तो जो काइनेटिक जो एनर्जी होती है किसी भी पार्टिकल की, वो कितनी देता है, 3/2 kT।
ठीक, जो थर्मल इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर T, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय 3/2 kT। और यहाँ पर K क्या है, इट्स अ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू भी हमें याद होनी जरूरी है क्योंकि बहुत जगह इससे पहले भी चैप्टर में हमने बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यूज किया था, यहाँ पर भी हमें करना है। लेजर वाले में हमने से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाला था, यहाँ पर जूल पर केल्विन में है। तो ये है E = 3/2 kT। अब इस फॉर्मूले को मैं कहाँ रखूँगा, लैम्डा की इस वैल्यू पे, अगेन इट्स अ काइनेटिक एनर्जी। तो अब जो फॉर्मूला मेरे पास आएगा, देखो E K की जगह क्या रख दिया मैंने, 3/2 kT। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, केवल क्या बचा, 3m kT। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर any general particle if it does not have any charge. So we can find out its wavelength with the help of this formula. किसी को कोई डाउट है यहाँ तक, ये बताओ मुझे। Anyone? चलो, सबको समझ में आ गया क्या यहाँ पर था? ठीक है, आगे बढ़ूं? यस सर। चलो ठीक है। अब इसके बाद आया डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन, नॉन रिलेटिविस्टिक केस। अब ये क्या चीज़ है भाई, नॉन रिलेटिविस्टिक केस? फिलहाल तुमने रिलेटिविटी नहीं पढ़ी, तो ये नॉन रिलेटिविस्टिक केस नई चीज़ है तुम लोग के लिए। रिलेटिविटी अलग चीज़ होती है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है एक्चुअल में। यूनिट 1 रिलेटिविटी ही है हमारे सिलेबस में, ठीक है, लेकिन वो ऑनलाइन सिंस चल रहा है तो पहले तुम लोग को एकदम से रिलेटिविटी पढ़ाएं तो टफ लगेगा, तो इसलिए रिलेटिविटी स्टार्ट नहीं करी है। तो आने वाले जो हमारे लेक्चर्स रहेंगे वहाँ हम लोग रिलेटिविटी पढ़ेंगे। So let us consider the case of an electron that having the rest mass m0 charge E। rest mass नई टर्म आई भाई तुम लोग के लिए, ठीक है। पढ़ा इससे पहले रेस्ट मास के बारे में कभी? हाँ बच्चों, रेस्ट मास मेरे ख्याल से नहीं पढ़ा होगा तुम लोगों ने, ठीक है। रेस्ट मास एक नई टर्म है, कोई भी आपका इलेक्ट्रॉन टाइप का पार्टिकल है जो बहुत हाई वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो जो तुम लोगों ने अभी तक मास पढ़े ना, m 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, ये होता है रेस्ट मास। क्या होता है ये? रेस्ट मास। अगर यही बॉडी मूव करने शुरू कर देगी तो इसका मास भी चेंज होता चला जाता है विद वेलोसिटी, और उसके लिए फॉर्मूला होता है m = m0 अपॉन √1 - v²/c²। तो यानी जो जब बॉडी रेस्ट में थी तो उसका मास था m0, और जब वो v वेलोसिटी से मूव करने लगी तो उसका मास इसी के अकॉर्डिंग बढ़ता चला गया। और एट तो सर ये वेलोसिटी, सिस्टम के मोशन से इंडिपेंडेंट होगा फिर तो? हाँ बेटे, सर ये सिस्टम के मोशन से तो फिर इंडिपेंडेंट होगा? कौन सा रेस्ट मास? जी सर। रेस्ट मास तो इंडिपेंडेंट है, ये है ही तब जब बॉडी रेस्ट में है, समझ में आया। अगर बॉडी मूव करने लग गई, उसकी भी कंडीशन है कि बॉडी का वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, वेलोसिटी बहुत हाई होनी चाहिए कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ऐसा नहीं कि मैंने कहा कि 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, या अभी हम जैसे जेट फाइटर में बहुत हाई स्पीड्स हैं कि 3000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, ये लाइट के रिस्पेक्ट में बहुत स्लो वेलोसिटीज हैं भाई। यहाँ पर कंपैरिजन होता है लाइट की वेलोसिटी से, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो फिलहाल हमारे पास इतनी हाई वेलोसिटी के नियर ट्रैवल करने वाले पार्टिकल्स एलिमेंट्री पार्टिकल्स होता है, ठीक। तो रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट जब हम लगाते हैं, तो जब हम बल्क में लगाते हैं या हम अपने डे टू डे लाइफ की डायमेंशंस में लगाते हैं, तो क्लासिकल फिजिक्स में आके ही चेंज हो जाता है। लेकिन अगर वेलोसिटीज बहुत हाई हो गई तो फिर हमें रिलेटिविटी पढ़नी पड़ती है, ठीक। तो रिलेटिविटी आएगी क्योंकि रिलेटिविटी चैप्टर से ही E = mc² आता है। ये सबसे फेमस इक्वेशन हम पढ़ते हैं कि मास एनर्जी और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो रिलेशन आता है, ये रिलेशन आता कहाँ से हमारा? इस रिलेटिविटी से। तो यानी हर चैप्टर अपने आप में बहुत ज़बरदस्त टॉपिक, यानी बुक है अपने आप में, ठीक है बेटा, बहुत ब्रॉड टॉपिक्स हैं ये सारे के सारे। तो यानी अब हमने कहा कि बॉडी रेस्ट में थी, उसका मास m0 था, यानी इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं तो उसका रेस्ट मास m0 है, और इसको हमने v वोल्ट से क्या कर दिया? एक्सेलरेट। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, अगर हम देखें तो 12mv²। देखो यहाँ पर नॉन रिलेटिविस्टिक केस हमने क्यों बोला बेटे? क्योंकि रिलेटिविस्टिक जब हम बात करते हैं रिलेटिविटी की, तब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये नहीं होता, ठीक है, जो 12mv² हम लोग अभी तक पढ़ के आए हैं। ये इससे अलग होता है, ये आता है m - m m0 - m × c²।
ठीक है, तो वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है। तो इसलिए हम जब भी इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं हम नॉन रिलेटिविस्टिक का इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि अब हमें रिलेटिविटी के बारे में पता है। फिलहाल अभी हमने नहीं पढ़ी, लेकिन रिलेटिविस्टिक केस अब हमें पता है कि हाई वेलोसिटी होगी तो रिलेटिविटी हमें यूज करनी पड़ेगी। तो हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आया, ई वी, सबको पता है, यही तो होता ना बेटे। फिर से हम उसी फॉर्मूले में पहुंच गए, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। वही कान घुमा के हमने पकड़ा, उसी फॉर्मूले में पहुंच गए। अभी तो पढ़ा था हमने, एच अपॉन क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ 2 m e वी। अभी m को रेस्ट मास बोल दिया तो m नॉट लिख दिया, और e हमें पता है और v भी हमें पता है, ये वैल्यूज हम रखते हैं। e की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, v की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻31, सो लैम्डा इक्वल्स टू 12.28 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ v। तो ये डायरेक्ट फार्मूला है, बड़ा आसान सा फार्मूला। इसको ऊपर के कैलकुलेशन करके 2 नंबर में आ जाता है कई बार, है ना। वो कहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन है, उसे 50 वोल्ट से हमने एक्सेलरेट कर दिया, 50 वोल्ट से एक्सेलरेट कर दिया। इसका तो इलेक्ट्रॉन के लिए हम पहले ही कैलकुलेशन कर चुके, क्योंकि मुझे एम भी पता था, मुझे वी ई भी पता था। केवल अननोन वेरिएबल क्या रहे, क्या, वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रॉन के केस में हमें ई भी पता है और उसका मास एम भी पता है, तो केवल एक ही वेरिएबल रह जाता है वी। तो बाकी टर्म्स का जब हम न्यूमेरिकल वैल्यू रख के सॉल्व करते हैं तो ये आता है 12.28 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वी एंगस्ट्रॉम। तो वी अगर बोल रहे 100 वोल्ट है तो ये कितना आ जाएगा, 1.22। ठीक, वी को अगर बोल दे 1000 है तो 12.28 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1000, दैट इज 10। ठीक हो रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है। Yes, sir. हाँ ठीक। तो ये फॉर्मूला अगर इलेक्ट्रॉन के लिए आए तो तुमने डायरेक्ट यूज कर सकते हो भाई इसको। ठीक, अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फिर मुझे जनरलाइज्ड फार्मूला ये यूज करना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन के लिए ये फार्मूला में डायरेक्ट यूज कर सकते हो। ठीक, तो इन जनरल डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद चार्ज पार्टिकल वो क्या होती है, h अपॉन 2qme। अगर इलेक्ट्रॉन होगा q को किससे रिप्लेस कर देंगे, e से। वो कितना होता है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और मास को हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, रेस्ट मास। वो कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31। सो दिस इज ऑल अबाउट द डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या है, उसके बेस पे हम किस तरीके से मेटेरियल पार्टिकल के लिए वेवलेंथ लेकर आते हैं जिसे हम मैटर वेव कहते हैं, और इन मैटर वेव्स से रिलेटेड क्या क्या वेवलेंथ हो सकती हैं अलग अलग पार्टिकल्स के लिए, जिसमें एक नॉर्मल आपका पार्टिकल है। ठीक, कोई भी मूविंग पार्टिकल हो सकता है, अगर हमें काइनेटिक एनर्जी उसकी गिवन है तो हम उसकी क्या निकाल दें, वेवलेंथ निकाल दें। अगर चार्ज पार्टिकल है तो हम उसकी वेवलेंथ निकाल दें। और देखो कई बार एक क्वेश्चन आता है रिपीट होके कि डी ब्रॉगली आपकी मैटर वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या डिफरेंस है। तो मैटर वेव किसके साथ एसोसिएट होती है, हमेशा एक मूविंग पार्टिकल। ठीक, और जबकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो क्या है, एक रेडिएशन है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि जो मैटर वेव है उस वो जो है इस पर डिपेंड नहीं करती कि पार्टिकल चार्ज है या अनचार्ज है। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं ईएम वेव्स, उन्हें कौन जनरेट करता है, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। यानी अगर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड है तभी हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनेंगी। अगर अनएक्सेलरेटेड है, कांस्टेंट से मूव कर रहा है, या पार्टिकल चार्ज नहीं है, तो मैटर वेव तो होंगी, लेकिन तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए पार्टिकल को क्या होना चाहिए, चार्ज एक्सेलरेटेड पार्टिकल। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड आपका मैटर वेव। ठीक हो गया। तो बच्चों ये थे हमारे आज के जो टॉपिक्स थे हमने किए हैं। मेरे ख्याल से 2 बजे से मुझे दिखाई दे रहा है, 2 बजे से हमारा कितने बजे से बेटा, 3:30 to 4:30 sir. 3:30 बजे से 4:30 है अब। यस सर। Yes, sir. तो अब ऐसा करेंगे, फिर अभी मैं तुम्हें क्विज दे रहा हूँ, एक क्विज हम बाद में अटेम्प्ट करेंगे। तो जो हमारा 3:30 से 4:30 का होगा इसमें हम न्यूमेरिकल करेंगे इस वक्त। ठीक है, न्यूमेरिकल हमारे रह रहे हैं अभी इसमें, तो इसलिए मैंने स्लॉट ये बचा के रखा है। काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं अभी, तो इन न्यूमेरिकल्स को इसलिए कॉपी पेन सभी के पास रहेगा।
तुम लोग सॉल्व करोगे, सारे न्यूमेरिकल्स पीपीटी में नहीं चलेंगे, तो इसलिए अपने पास कॉपी और पेन लेके बैठोगे। न्यूमेरिकल्स फॉर्मूला हमने देख चुके हैं, मैं तुम्हें बता दूंगा। कैलकुलेशन कैलकुलेटर लेके अपना करोगे। कैलकुलेटर है अभी तुम्हारे पास तो बहुत Yes, बढ़िया, sir. नहीं है तो तुम मोबाइल से कर सकते हो। मोबाइल पे भी साइंटिफिक कैलकुलेटर आता है, अगर नहीं है तो डाउनलोड कर लोगे साइंटिफिक कैलकुलेटर, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, कैलकुलेटर यूज़ करना आना चाहिए, इसलिए कैलकुलेटर ले लोगे तुम लोग, क्योंकि एग्जाम में मोबाइल से अलाउड नहीं होते हैं। और दूसरी बात, जो मोबाइल पे साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, वो जो हमारे पास जो एक्चुअल कैलकुलेटर आता है साइंटिफिक, उसको यूज़ नहीं कर पाते, क्योंकि दोनों में तरीके अलग अलग होते हैं। तो कई बच्चे क्या करते हैं, बड़े खुश रहते हैं, वो अपना मोबाइल से करते हैं। तो खैर मैं तो मना कर देता हूँ, लेकिन कई जगह ऐसा रहता है कि बच्चे मोबाइल से लिया और उसी से कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, और जब बात आती है एग्जाम में कैलकुलेटर यूज करने की, उन्हें उसकी फंक्शनिंग नहीं आती, क्योंकि उन्हें तो मोबाइल के कैलकुलेटर की आदत पड़ी हुई है। तो इसलिए अभी फ़िलहाल मोबाइल है तो उससे कर लोगे, लेकिन कहीं से भी तुम एक साइंटिफिक कैलकुलेटर या तो ले लो, परचेज कर लो, या किसी से अरेंज कर लो, क्योंकि अब तुम्हें पूरे बीटेक में इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक हो गया बच्चों? सर चलो हाँ बताओ। सर अगली क्लास ना मैम की, मैम का ना कल मेल आया था बट उसमें मीटिंग लिंक ही नहीं आई। मीटिंग लिंक नहीं है तो मैम को रिवर्स मेल करो कि मैम इसमें मीटिंग लिंक नहीं है। तुम्हें उन्होंने क्लास का इनविटेशन तो भेजा होगा। यस सर, आ गया था वो तो। क्लास का इनविटेशन जब भेजा होगा तो स्ट्रीमलाइन में लिंक तो ओपन होता है। यस सर। सर नहीं, लिंक नहीं है ना सर। तो लिंक नहीं है उसमें, जो स्ट्रीमलाइन रहती है उसमें जनरेट करना पड़ेगा लिंक। तो मैडम को बोल दो मैडम लिंक नहीं पहुंचा हमारे पास, ठीक है। तो मैडम से कहो कि लिंक जनरेट करके तुम्हें भेज देंगी, अगर जनरेट कर देंगी तो तुम्हें स्ट्रीमलाइन दिखा देगा, है ना। ओके सर। ठीक, चलो अब मैं तुम्हें नेक्स्ट जो हमारा क्विज है वो भेज रहा हूँ। एक क्विज रहेगा, एक हम बात के लिए बचाएंगे, जो हमारा 4th लेक्चर रहेगा, मतलब जो 3:30 से जो हमारा लेक्चर है, तो उसे हम लोग करेंगे। तो अभी सभी लोग अपने स्ट्रीम लाइन में पहुँचो। किसी का अगर कोई क्वेश्चन है देन ही कैन आस्क मी, और मैं जो आपका नेक्स्ट एक क्विज 3 है ये मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, क्विज 4 हम करेंगे बाद में। किसी का कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ सकता है बिटवीन दिस ड्यूरेशन। ठीक है बच्चों, तुम्हारी स्ट्रीम लाइन में पहुंच जाएगा ये क्विज जो है। अब तुम लोग इस क्विज को अटेम्प्ट करो। किसी का कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ सकता है, नहीं तो तुम लोग अभी जाना चाहते हो तो तुम लोग जा सकते हो, बाकी जैसे कोई क्वेश्चन पूछना है पूछो। और इस चीज़ का ध्यान रखना कि 3-3:30 से, दैट मीन्स एट 3:30 वी आर गोइंग टू डिस्कस द न्यूमेरिकल। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल पार्ट है उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं होता। वो अलग से एक सेक्शन आता है जिसमें केवल न्यूमेरिकल ही हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, अगर नहीं करेंगे तो वो नंबर हमारे खत्म। तो कोई ये सोचे कि वो न्यूमेरिकल ना करके थ्योरी से ही नंबर बना लेगा, तो इस तरीके से पेपर डिजाइंड है कि इतने नंबर के न्यूमेरिकल तो तुम्हें करने ही पड़ेंगे। ठीक, तो अब हम जो लेक्चर रहेगा 3:30 पे करेंगे स्टार्ट। तो तुम लोग अब जा सकते हो, किसी तो जो अपना पढ़ाई है पढ़ाई करो, लेकिन उससे पहले इस क्विज को तुमने सबमिट करना जरूरी है। क्विज जरूर सबमिट करोगे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो अभी 5 मिनट और बच रहे हैं, तो चारों स्लाइड शेयर कर देना। स्लाइड, ठीक है चलो मैं इसकी स्लाइड तुम्हें शेयर कर दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी नहीं करूँगा, पहले न्यूमेरिकल कराऊंगा तुम्हें, ठीक है, क्योंकि उसमें तुम्हें न्यूमेरिकल दिख जाएंगे। फिर कई लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं करेंगे, उससे देख के आंसर करेंगे। ठीक है बच्चों, यस सर। अटेम्प्ट यस करोगे, सर। चैट बॉक्स का ऑप्शन में ओपन रखूंगा। अपने अपने आंसर सभी लोग इस चैट बॉक्स में मुझे शेयर करोगे, तो मुझे पता लग जाएगा कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है। ठीक है।
चलो अब तुम लोग जा सकते हो, किसी का क्वेश्चन है पूछो, अदरवाइज यू कैन लीव नाउ। ओके सर।